हेलो दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया में हो रहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की। दोस्तों लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म या फिर माओइस्ट मूवमेंट या फिर नक्सलाइट मूवमेंट या फिर इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट, ये सारे एक ही चीज़ के अलग अलग नाम। इसे लाल क्रांति भी कहते हैं इंडिया, पर इसका फॉर्मल जो नाम है वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। तो दोस्तों आज हम इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की बात करने वाले। पहले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से पहले अपना ये जानना ज़रूरी है कि ये कैपिटलिज्म से कैसे रिलेटेड है और कैपिटलिज्म और उससे रिलेटेड थ्योरीज क्या क्या है। इसमें सबसे बड़ा थिंकर जो है वो है कार्ल मार्क्स। दोस्तों कार्ल मार्क्स एक थिंकर है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। आज भी आप पढ़ें, यूरोप में उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट रशिया और चाइना की एग्जिस्टेंस के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक थिंकर हुए, उन्होंने कहा कि हर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दो सेक्शन ऑफ लोग पीपल होते हैं, एक तो हैव्स और एक हैव नॉट्स। हैव्स यानी जिनके पास अच्छे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, जो पैसे वाले हैं, जो कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी को, जो डोमिनेट करते हैं इकोनॉमी, उनको बोलते हैं हैव्स। और जो उनके अंडर में काम करते हैं, जिनका शोषण होता है, जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो गरीबी में जीते हैं, उनको बोलते हैं हैव नॉट्स। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी फुल डेवलप हो जाती है किसी भी सोसाइटी में, जब कैपिटलिज्म अपने पीक पर हो जाएगा, उसके बाद में बहुत ज़्यादा शोषण होने लगता है वर्कर्स। और जब ये शोषण हद से बाहर हो जाता है तो सारे वर्कर्स यूनाइट होंगे, एक साथ मिलजुल करके जो है कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये आइडियोलॉजी है कार्ल मार्क्स की कैपिटलिज्म की। अब जो कम्युनिस्ट आइडिया है वो ये है कि जब कैपिटलिज्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तब सब लोग बराबर ही से रहेंगे, सबके पास बराबर पैसा होगा, कोई परेशान नहीं होगा। ये कार्ल मार्क्स का एक आइडियल स्टेट था। उन्होंने एक सिंपल लाइन में अगर डिस्क्राइब करें हैं तो कम्युनिज्म इज ए स्टेट वेयर एवरीवन वुड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड वुड गेट पेड अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। पर ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। आप देखो आज तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि सबको इक्वल पेमेंट मिली हो और वो सिस्टम स्टेबल रहा हो, नहीं रहा। तो इनइक्वालिटी प्रैक्टिकल है। इस इनइक्वालिटी के खिलाफ जो लड़ाई है वो कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट का कॉन्सेप्ट है, कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम आते हैं अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में, पर इंडिया से पहले अपन बात करें रशिया और चाइना। तो खैर यूरोप में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कम्युनिज्म का, वहाँ ये सक्सेसफुल हुआ नहीं। बाद में रशिया में जो है लेनिन एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लेके आता है, यानी वो वर्कर्स जो रिवोल्ट करेंगे लेनिन उसको पहले ही लेकर के आता है। लेनिन अपने आप में एक लीडर खड़ा होता है रशिया में, और वहाँ की जो सेमी फ्यूडल सोसाइटी में आधी आबादी जो है वो इंडस्ट्रीज में काम करती है और आधे लोग किसान हैं, उनको एक साथ करके लेनिन जो है पैसे वालों के खिलाफ, हैव्स के खिलाफ अटैक करता है और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाता है। तो उस देश का नाम होता है यूएसएसआर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ। तो लेनिन ने 1917 में ऐसा रिवॉल्यूशन किया था। इसी तरह चाइना में माओ ज़ेडोंग इस तरीके का रिवॉल्यूशन लेकर के आता है। तो चाइना की जो इंडिपेंडेंस हुई थी उसी के साथ साथ वहाँ पे कम्युनिस्ट मूवमेंट भी हुआ था। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है ना, ये बहुत वॉयलेंट मूवमेंट। वॉयलेंट जो टर्म है इसको स्पेशल मेंशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आगे काम आए। तो जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, परेशान है, मजबूर हैं, वो लोग हैव्स के खिलाफ आर्म रिवॉल्यूशन कर रहे। और इसलिए आज भी कहा जाता है कि जिस भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है वो इस तरीके के रिवॉल्यूशन, इस तरीके के प्रोटेस्ट ज़्यादा होते हैं।
और उस सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, अब हम आते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने इंडिया को, दोस्तों जब अंग्रेज़ इंडिया से गए तो 1947 में इंडिया को एक बहुत बुरी अवस्था में छोड़ कर के गए। अंग्रेज़ों के आने से पहले जो इंडिया में खेती होती थी वो कम्यूज के थ्रू होती, यानी कि लोग, ज़मीन का कोई एक मालिकाना हक नहीं होता था, कोई ज़मींदार नहीं होता था। लोग एक साथ मिलजुल करके खेती करते थे और अपनी अपनी मेहनत के हिसाब से अपनी फसल बांट लेते। तो ज़मींदारों ने क्या किया कि लैंड को एक प्रॉपर्टी बना दी और एक ज़मींदारों की क्लास बनाई ब्रिटिश ने। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लैंड जो है वो कंसंट्रेटेड हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो पैसा, ज़मीन जो है वो ज़मींदारों के हाथ में आ गया और जो मेजॉरिटी ऑफ जो किसान थे वो गरीब हो गए, वो बेचारे परेशान रहते। इस वजह से इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़। तो फ्रीडम मूवमेंट के समय भी हमारा एक ही मोटो था कि आज़ाद हिंदुस्तान में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और आज़ादी के तुरंत बाद 1951 में पंडित नेहरू ने जो पहले से प्रॉमिस किया था वैसे लैंड रिफॉर्म्स लेकर, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब लैंड को बराबरी से बांटा जाएगा। पर हकीकत में ऐसा हुआ नहीं, हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। पंडित नेहरू रिफॉर्म्स तो लेकर के आए, उन्होंने लेजिस्लेशन तो इनेक्ट किए, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन पूरा रहा। सरकारों ने तो कोशिश की थी, सरकारों ने मतलब हायर लीडर्स ने, प्राइम मिनिस्टर ने या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पर जो इम्प्लीमेंट करने वाले थे, जो ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिशियंस थे या फिर ब्यूरोक्रेट्स थे या पुलिस थी या मनी लेंडर्स थे, इन लोगों ने उसे इम्प्लीमेंट होने नहीं दी। इतना करप्शन था पटवारी से लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कि लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में फेल हो गए। ज़मीन का इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा। बंगाल और केरला में थोड़े बहुत सक्सेसफुल हुए, वो भी इसलिए कि वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो आपने देखा होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी प्रोमिनेंस में आती है इंडिया में, इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इसका टर्म पे आप फोकस कीजिए, कम्युनिस्ट। जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में पावर में आती है आज़ादी के बाद में, तो किसान सभा के प्रोग्राम स्टार्ट, इसमें वो किसानों की जो है ग्रीवांसेस को सुनते हैं और उसको एड्रेस। तो लैंड रिफॉर्म्स रिलेटिवली, वैसे 100% कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुए, पर रिलेटिवली वेस्ट बंगाल में और केरला में थोड़े से सक्सेसफुल हुए। अभी 1962 के वॉर के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो भी टूट गई, दो पार्ट्स, एक तो चाइना के सपोर्टर, एक इंडिया के सपोर्टर। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का सपोर्ट क्यों करेगी? क्योंकि चाइना में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कम्युनिज्म, मतलब चाइना में जो आज़ादी हुई थी वो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद हुई। जैसा कि मैंने आपको भी समझाया क्या होता है कम्युनिस्ट मूवमेंट। तो इसलिए ऐसे लोगों का जो इंडिया में कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, कम्युनिस्टों का चाइना से एक स्पेशल लगाव होता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो देशभक्त होते हैं, तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में टूट गई। तो कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में टूट गई। एक पार्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये वो थे जो चाइना की तरफ टिल्टेड थे थोड़े से, और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सिंपल, ये वो थे जो प्रो इंडिया थे। अब 1965 में एक नया लीडर इमर्ज होकर के आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, जिसका नाम है चारू मजूमदार। सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा एक्टिव था ये। चारू मजूमदार ने क्या किया, धीरे धीरे इन लैंडलेस किसानों को इंस्टिगेट करना शुरू किया कि भाई ये ज़मींदारों के खिलाफ आप वायलेंट रिवॉल्यूशन कर दो, इनकी ज़मीनें हड़प और खुद खेती करने लोगों से। तो वो वायलेंस को इंसाइट करने, इस तरीके के वायलेंस को किसान सभा में इंसाइट करता, और इसी वजह से 1967 में बंगाल के नक्सलबारी नाम की डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल के एक नक्सलबारी नाम की जगह पर एक वायलेंट रिवॉल्यूशन होता है।
जिसमें कई सारे जमींदार मारे जाते हैं। और इसीलिए इन कम्युनिस्टों का नाम नक्सलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया पड़ा। तो ये लोग नक्सलाइट कहलाए। चारू मजूमदार बहुत ही स्मार्ट आदमी, एक स्मार्ट लीडर की तरह वो लोगों को भड़काता तो था, पर कभी भी इलीगल एक्टिविटी में खुद डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता था। यानी उसने किसानों को ये तो भड़काया कि जाकर के जमींदारों के ऊपर वायलेंट रिवॉल्यूशन कर दो, पर कभी भी खुद पार्टिसिपेट नहीं किया उस एक्ट में, उस रिवॉल्यूशन में। ये एक बहुत एक स्मार्ट लीडर की, एक तेज लीडर की ये पहचान होती। जब नक्सलबारी इंसिडेंट इंडिया में हुआ तो माओ ने अप्रिशिएट किया इसको। माओ जो थे चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ये जो नक्सलबारी इंसिडेंट हुआ है ये इंडिया में रेड रिवॉल्यूशन लेकर के आएगा। तो जो प्रो चाइना फैक्शन वाले लोग थे वो बड़े खुश हुए। तो ऐसे सीरीज आगे बढ़ती है और आगे जा करके चारू मजूमदार CPI-ML फॉर्म करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। अब ये जो CPI-ML है ये 4 सेक्शन ऑफ पीपल को टारगेट करते हैं, जिसको ये बोलते हैं क्लास एनिमी। इनके 4 क्लास एनिमी है। नंबर 1 पुलिस ऑफिसर्स, नंबर 2 जमींदार्स, नंबर 3 मनी लैंडर्स, नंबर 4 लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स। तो ये जो कम्युनिस्ट मानसिकता वाले लोग थे ये 4 क्लास के लोगों को मारना शुरू करते हैं और इनके ऊपर जो है अटैक्स होते हैं, प्लान अटैक्स होते हैं, गोरिल्ला टैक्टिक्स अटैक्स होते हैं। तो इंडिया में जो है ये बहुत प्रोमिनेंट इशू बन जाता है। बट 1972 के एंड तक पुलिस जो है, इंडिया की जो पुलिस है और स्टेट्स की जो पुलिस है, उसके सप्रेशन की वजह से फर्स्ट फेज ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया सप्रेस हो जाता है। पर ये ख़त्म नहीं हुआ है कम्युनिज्म। अब स्टार्ट होता है सेकंड फेज ऑफ कम्युनिज्म। चारू मजूमदार 1972 में ख़त्म कर दिया जाता है पुलिस एक्शन के द्वारा और फर्स्ट फेज ख़त्म हो जाता है कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। या इंडिया में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसका पहला फेज ख़त्म हो जाता है। अभी करंटली इंडिया थर्ड फेज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज। तो 1972 के बाद एक नया लीडर निकल करके आता है जिसका नाम है सत्यमूर्ति। सत्यमूर्ति चारू मजूमदार के बाद CPI-ML को फिर से रिवाइव कर। अब एक ये और मेजर बदलाव लेकर के आता है कि अब हम फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो ये अपने सेल्स बनाने लगे, अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे पुलिस मूवमेंट की या पुलिस एक्शन की, या कहाँ जमींदार हैं या कहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वहाँ पर अटैक करते थे। इन्होंने एक नया क्लास एनिमी और जोड़ा। जैसे मैंने आपको 4 क्लास एनिमी बताए थे, तो एक क्लास एनिमी और जोड़ा, सिविल सर्वेंट्स। यानी कि पहले ये लोग टारगेट करते थे, वायलेंस करते थे किसके खिलाफ? जो 4 क्लास एनिमी। सबसे पहला जमींदार, मनी लैंडर्स, लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स और आपके पुलिस। अब 5 और नया इन्होंने जोड़ा इसमें, सिविल सर्वेंट्स यानी ब्यूरोक्रेट्स। तो अब ये 5 क्लास एनिमी, इनके खिलाफ टारगेटेड वायलेंस होने लगा। और 2002 तक पुलिस एक्शन के साथ में सत्यमूर्ति को भी मार दिया जाता है और सेकंड फेज ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट खत्म। करंटली अभी हम जो है थर्ड फेज पर, कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया, वी आर करंटली विटनेसिंग इन थर्ड फेज। अब तीसरे फेज में क्या होता है? तीसरा फेज जो है वो और ज़्यादा खतरनाक। तीसरा फेज स्टार्ट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, CPI-M। इसके लीडर का नाम आज तक पता नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण बदलाव इन लोगों ने किया, इन्होंने किया मॉडर्न वेपन्स यूज करने लगे। पहले जो थे किसी कृषि के हथियारों से मारा करते थे, खुरपी से, कुल्हाड़ी से। अब ये राइफल्स यूज करते, अब ये बहुत मॉडर्न वेपन्स यूज करते। अच्छा, अब ये वेपन्स आए कहाँ से? चाइना से आए, सरहद पार से। चाइना का मैंने जैसे आपको बताया कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट हमेशा रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहा है। अब चाइना जो है इनको वेपन का भी सपोर्ट करता है, थर्ड मूवमेंट। तो अब इनके पास मॉडर्न वेपन्स भी आ गए। थर्ड फेज में इन्होंने एक नया क्लास एनिमीज पे एंटर किया, वो था पॉलिटिशियन। तो पहले 4 थे फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में 5 क्लास एनिमी हुए। अब थर्ड फेज में 6 क्लास एनिमी हो गए। तो फिर से मैं आप क्लास एनिमी का नाम बताता हूँ। पहला पुलिस, दूसरा जमींदार,
तीसरा मनी लेंडर्स, चौथा लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पांचवा सिविल सर्वेंट्स और छठा पॉलिटिशियंस, जो कि थर्ड फेज में इन्होंने इंक्लूड किया। अब इन 6 ग्रुप ऑफ पीपल को ये लोग टारगेट करके मारने लगे। और आप देखोगे इंडिया के ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा जो है रेड कॉरिडोर कहा जाता है, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, इवन महाराष्ट्र तक जो है अपने नक्सलिस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। खैर धीरे धीरे गवर्नमेंट की मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के थ्रू जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए, रेड कॉरिडोर कम होता जा रहा है और इंडिया में आज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म काफ़ी कम हो गया। गवर्नमेंट ने अब अलग अलग तरीके की टैक्टिक्स यूज़ की है। जैसे पहला तो है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज़्यादा काम में आती है, तो स्टेट पुलिस और इंटेलिजेंस विंग जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये लोग सब मिलकर के काम करते हैं। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग की वजह से कोई भी गतिविधि होने से पहले ही ये लोग टारगेट कर लें। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का स्टेप था, जो कि लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल स्टेप है, वो ये था कि देश में से इनइक्वालिटी कम की जाए। तो ऐसे एरिया जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से ज़्यादा अफेक्टेड है, इन एरियाज़ में गवर्नमेंट ने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मेजर स्टार्ट किया। जैसे स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इलाज करवा सकें, अच्छी शिक्षा पा सकें और गरीब बच्चों के भी गरीब लोगों के भी बच्चे जो है फ्री में शिक्षा प्राप्त कर सके, फ्री में मेडिकल हेल्प ले सके। इससे लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो ये जब लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ये हमारा देश है, हमारे देश के प्रति हम वफादार रहें, तो इंडिया में नक्सलिज्म कम। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की है, जैसे हाई स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वहाँ रोड पर काम करना, वहाँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, वहाँ कनेक्टिविटी पे काम करना, वहाँ जैसे मोबाइल नेटवर्किंग के ऊपर काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया। वहाँ पे अच्छी अच्छी सड़कें बनवाई गई, अच्छे अच्छे नेटवर्क के टावर्स लगवाए गए। तो इस वजह से इंडिया में जो भी नक्सलिज्म मूवमेंट है वो काफ़ी कम हो गई। और इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि अन्याय हमेशा अन्याय को जन्म दे, हमेशा हमें दूर की सोचनी चाहिए। उसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में नक्सलाइट मूवमेंट। तो आज जब हम बात करते हैं इनइक्विटेबल ग्रोथ की या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की, तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इसका क्या इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों मैं आपसे इजाज़त देता हूँ और जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।